Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse News Analysis. Today is 9th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Reverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज बी अवेयर ऑफ ग्लोबल स्ट्रेस स्पिल ओवर सीतारमन. अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है हमें, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर अगर हम ग्लोबल इश्यूज देखते हैं इतना ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोबल डिस्ट्रेस हो रहा है, बट इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पर उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए. इसलिए हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस टाइम टू टाइम लेने होंगे. तो आप यहाँ पर देखेंगे financial sector regulated to be on their toes to ensure that the daunting challenges emerging from the global economy don't affect the stability of India's फाइनेंशियल मार्केट. तो यहाँ पर जो हमारे अभी इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पे डॉन्टिंग चैलेंजेस यहाँ पर हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में जो चैलेंजेस यहाँ पे सामने आ रहे हैं, बट इन चैलेंजेस का इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको यहाँ पर उसमें जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए. इसके चलते हम यहाँ पर देखेंगे ये बात कब कही गई है. यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है इसको कौन चेयर करता है, इसको हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर चेयर करते हैं. तो अब इस बॉडी के बारे में हम देख लेते हैं. ये बॉडी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. इसे 2008 में इस कमेटी को यहाँ पे क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था. इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010. 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को यहाँ पर इसको बनाती है. ठीक है, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं. तो इसको कौन चेयर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं. इसकी मेंबर्स में हम देखते हैं फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटर जैसे कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, इनके जितने भी मतलब कि हेड होते हैं वो इसके पार्ट मतलब कि मेंबर्स होते हैं. फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डी के जो मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं और सेक्रेटरी जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इसके कंपोजिशन में मेंबर होते हैं. 2018 में बात करते हैं इन गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड एफएसडीसी टू इंक्लूड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. 2018 में क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पर जो इकोनॉमिक अफेयर से डील करते हैं, जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर से डील करता है उनका एक एक मिनिस्टर को भी यहाँ पे क्या किया गया है, जो इस काउंसिल में यहाँ पे इसके एज अ मेंबर उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. ओके, यहाँ पे इनके फंक्शंस क्या है हम बात कर लेते हैं. तो ये इनका मेन फंक्शन ये है कि टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनहेंसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट. तो यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसका डेवलपमेंट को प्रमोट करना, रेगुलेट करना, टाइम टू टाइम जो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना, ये सारा काम किसका होता है, काउंसिल का होता है. अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है आपका, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए कि फाइनेंस का कैसे इंक्लूजन होगा. इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में एक रेगुलेशन क्रिएट होना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए. फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट कि हम मतलब किस तरीके से, जब स्टेबिलिटी होगी तभी हमारा क्या होगा, जो फाइनेंस सेक्टर है वो यहाँ पे डेवलप करेगा. मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस ऑफ द इकोनॉमी, और यहाँ पर जो इकोनॉमी जैसे कि आपको मैक्रो प्रूडेंशियल्स हैं, छोटी छोटी आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, सारी चीजें जहाँ से हमारी इकोनॉमी को क्या मिलता है, हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है वहां पर हमें क्या करना है, सर्विलेंस रखना है, मतलब कि नजर रखनी है कि उसमें कोई भी मतलब की प्रॉब्लम ना हो, जिसका जो आपका इफेक्ट है, मेन इफेक्ट आपका कहाँ जाता है, हमारा फाइनेंशियल जो मार्केट है उस पर पड़ता है. ओके, तो आई होप आपको पूरा ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया चाइना स्ट्रेटेजी नीड टू बी डिबेटेड. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं और कंटिन्यूसली ये न्यूज में बना हुआ है क्या, इंडिया एंड चाइना. तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड चाइना ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस टाइम पे आपके लिए हो जाता है. ठीक है, अब इंडिया एंड चाइना की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है चाइना यहाँ पे एक्टिवली बहुत ज्यादा अग्रेसिव है एलएसी में. ठीक है, और एलएसी में जो हमारे इश्यूज हैं, जो स्टैंड ऑफ 2020 से हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें भी मतलब कोई भी आप जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, उसमें अभी कोई भी मतलब कि चाइना अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है कि हम इसमें कोई टॉक करें. यहाँ पे ऑल्दो बातचीत हो रही है, बायलैटरल टॉक्स भी हो रही है कि हमें जल्द से जल्द हमारे जो बायलैटरल इश्यूज है उसे यहाँ पे रिजॉल्व करना है और हमारे जो
बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं, अदर सेक्टर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना है साथ में आके इंडिया एंड चाइना को। ओके, तो अब देखिए इसमें ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें ये कहा है कि देखिए चाइना हैव नेक फॉर मेकिंग हेडलाइंस ऑन इंडियाज बॉर्डर, द लेटेस्ट मूव इन अप्रैल सॉ देम रिमेनिंग 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने अप्रैल में क्या देखा कि अप्रैल में चाइना ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के जो 11 प्लेसेस हैं उसको रीनेम करने की बात की गई है। हमने यहाँ पे इस पे कोई हमारा जो अभी रिएक्शन रहा ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब देखिए चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना की तो ये पॉलिसी हम सबको पता है कि चाइना अपने आप को क्या करता है, एक्सपैंड करने की उसकी पॉलिसी, एक्सपेनिज्म की पॉलिसी, मतलब कि जो कुछ नेबरिंग कंट्रीज होती हैं जो बॉर्डर एरिया जहाँ से लगती हैं तो उस एरिया पे यहाँ पे पेट्रोलिंग करने लगते हैं, कुछ उसको डिस्प्यूटेड एरिया बताकर उसको फिर चाइना के अंदर उसमें लेते रहते हैं। तो हमने अप्रैल में देखा कि चाइना ने क्या किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस हैं उसको रीनेम किया है अपने अकॉर्डिंग। अब इसमें इंडिया का क्या एक्शन रहा, इंडिया ने अभी इस पर कोई भी एक्शन लिया, इंडिया ने ये बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम चाइना को ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करने देंगे। अब चाइना की ऐसा कर क्यों रहा है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बॉर्डर रीजन है वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम की, आपका जो वीवी प्रोग्राम है इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बॉर्डर रीजन है वहां पर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा इशू क्या हो सकता है आपका, पहला इशू तो हमने ये देख लिया, दूसरा इशू ये हो सकता है कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ क्या हो रहा है इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंप्रूव होते, मतलब कि स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्ट में आप देख सकते हैं यूएस के साथ, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ, फ्रांस के साथ, तो मतलब जो हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया के जो रिलेशन है वो वेस्ट के साथ यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं। एशियन कंट्री है बट जो रिलेशन है वो किसके साथ हो रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट के साथ अच्छे हो रहे हैं। तो ये दूसरा रीजन यहाँ भी हो सकता है। और आप सभी को पता है चाइना और यूएस दोनों एक दूसरे की, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आमने सामने यहाँ पर होते हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि हम यहाँ पर इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। लद्दाख में हमने यहाँ पे हमारे टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, इसमें हमने 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको यहाँ पे क्या कर दिया, लॉस कर दिया। मतलब उसकी जो एक्सेस थी पेट्रोलिंग करने की, जो हमारी एक्सेस थी उसको हमने यहाँ पे लॉस कर दिया है। अब बस इंडिया यहाँ पे अगर देखिए जब आंसर पूछा जाता है कि हम किसी भी पार्टी से, हम गवर्नमेंट है उससे यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट आप सभी को पता है, हमें भी पता है कि हाँ हमने यहाँ पे जो हमारी एक्सेस थी 26 पॉइंट्स पर हमने उसको यहाँ पे लॉस किया है। अब चाइना ने ये जो एक्सेस जहां से हमारी लॉस हुई है, अब ये चीज क्या बन गई, ये जो रीजन है एज अ बफर जोन यहाँ पर क्रिएट हो गया। कि मतलब देखिए यहाँ पर क्या था, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई रीजन है, अब ये जो लाइन है यहाँ तक क्या करती थी, इंडिया के जो सोल्जर्स थे यहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे। अब चाइना के जो सोल्जर्स थे यहाँ पर, चाइनीज सोल्जर्स ने यहाँ पे थोड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पे थोड़े आगे तक आ गए। अब ये आगे तक आ गए, इस रीजन तक आ गए। अब यहाँ पे क्या होने लगा, अब बात होने लगी, दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया। यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स आ गए, यहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स आ गए। अब जब स्टैंड ऑफ हुआ तो यहाँ पे हमने कहा कि हमें ये खत्म करना, हमारे जो कन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करना है। तो हमने क्या कर दिया कि इस इतने रीजन को हमने कहा कि आप इससे पीछे चले जाइए, हम इतना पीछे चले जाते हैं और इस रीजन में ना तो चाइना की पेट्रोलिंग होगी ना ही इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। तो मतलब देखिए यहाँ पे चाइना क्या करता है, इस तरीके के एक्शन लेकर जो रीजन है वहां पे इसको एज अ बफर जोन यहाँ पे उसको बनाता हुआ जा रहा है। तो आप देखेंगे द प्लीज सेफ अप्रोच हैज टर्न एरियाज दैट आर एक्सेसिबल बिफोर अप्रैल 2022 फॉर पेट्रोलिंग बाय इंडियन आर्मी इनटू इनफॉर्मल बफर जोन्स रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ पेस्चर लैंड्स ऑफ गोरगा हिल्स, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो एंड काजरंग एरियाज। तो मतलब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो पेट्रोलिंग एरियाज हैं, पेट्रोलिंग रीजन्स हैं, उसे हम लॉस करते जा रहे हैं। अब देखिए अब इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पर जब हमारी नेहरू गवर्नमेंट थी, इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है कि जब हमारी नेहरू गवर्नमेंट थी उस टाइम पर हमने चाइना को थोड़ा सा क्या कर लिया था कि हम ये कहते थे कि इंडिया और चाइना क्या है, आपस में ब्रदर हैं। हम बात चलती थी ना इंडिया भारत चीनी भाई भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए आज के टाइम पर ये जो भाई भाई ये जो कॉन्सेप्ट है हमें इसको खत्म करना होगा। हम यहाँ पे हाँ इंडिया चाइना के जो बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, कॉमन इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, दोनों कंट्रीज यहाँ पे साथ में आकर एशिया जो है उसको यहाँ पे लीड कर सकता है। बट यहाँ पर हमें देखिए चाइना की जो ये पॉलिसी है हर टाइम पे इतने ज्यादा अग्रेशन होना, वो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। अब देखिए एलएसी कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। अगर हम पाकिस्तान का इशू देखते हैं कि पाकिस्तान जब पीओके में हमारा कोई इशू होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर उस इशू को लेकर जाते हैं। बट जब चाइना का ये इशू आता है कि जो एलएसी छोटा मोटा इशू नहीं है, तो हम इसको जो हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर उसको एड्रेस क्यों नहीं करते हैं। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया का ये स्टैंड क्यों है चाइना के लिए, मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा सॉफ्ट स्टैंड है।
क्यों है ये? तो पहले इसमें हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने बताया था और उस आर्टिकल को फिर से यहाँ पे बताया गया है कि हम पहला रीजन ये हो सकता है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज। हाँ, हमें पता है कि इंडिया की मिलिट्री यहाँ पे स्ट्रांग है, बट चाइना की जो मिलिट्री है हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके कारण पहला रीजन ये आ जाता है कि इंडिया का एट प्रेजेंट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक रिएक्शनरी पॉलिसी है, मतलब कि हम रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी फर्दर एक्शन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। दूसरा क्या आ जाता है, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट एंशियस टू सेफगार्ड ट्रेड, इंडिया ट्रेड डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज नाउ क्रॉस 100 बिलियन। इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ट्रेड में, आज के टाइम पर हम देखें तो हमारा 100 बिलियन डॉलर क्या होता है, चाइना के साथ यहाँ पर ट्रेड होता है। उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। इवन हमने 100 बिलियन को भी क्रॉस कर लिया है। तो ये जो इंडियन डिपेंडेंस है, इंडिया का ट्रेड डिपेंडेंस है, इसके कारण भी सेकंड रीज़न हमारा हो गया है। ठीक है, कि हमारे जो चाइना के साथ है, हमारी जो पॉलिसी है इस टाइम पर हम ज़्यादा यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल विद इन द इंक्रीजिंगली हाइपर नेशनलिस्ट इमेज कॉन्शियस भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। एक पॉलिटिकल विल नहीं, आप सभी को पता है जैसे कि 2014 में यहाँ 2024 में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने आप को यहाँ पे वीक शो नहीं करना चाहती है। ठीक है, कि कोई एक्शन ले लें और उस एक्शन का कोई एक अल्टीमेट रिजल्ट ना आए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी कि गवर्नमेंट क्या है, वीक है, कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं ले पाई। तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल को भी यहाँ पे बताया गया है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के कारण भी क्या हो रहा है कि चाइना का जो एट प्रेजेंट में इंडिया का जो स्टैंड है चाइना के लिए इस टाइम पे सॉफ्ट, वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जो हमारी अब रिएक्शनरी पॉलिसी है, हमें ये जो इस टाइम पे जो हम चाइना को कंडेम कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पर प्रोएक्टिव लेवल पर एक्शंस लेने होंगे। हमारी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज है इसको यहाँ पे चेंज करके हमें यहाँ पर एक्शंस लेने होंगे, और यहाँ पर हमें एक रोड मैप की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना क्या है, आप माने या ना माने, चाइना हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक रोड मैप की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सके, चाइना को यहाँ पे कंडेम कर सकें। ओके, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को यहाँ पे नीड है कि हम क्या करें, द गवर्नमेंट मस्ट डू व्हाट नेहरू डिड एंड टेक द इंडियन पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। इट इज अ टाइम फॉर अर्जेंट डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन इंडिया चाइना स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जैसे कि नेहरू जी ने हमारे किया था, उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन पीपल थे उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लिया था कि हाँ, हम चाइना को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। चाइना के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेकर आएंगे, स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। इसलिए अब इंडियन पार्लियामेंट में अभी टाइम आ गया है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी स्ट्रेटेजी है उस पर एक अर्जेंट डिबेट हो, यहाँ पर बातचीत हो, एक हम रोड मैप लेकर आए कि चाइना को हम किस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल। अब यहाँ पे बुद्धिज्म की बात की गई है कि हम बुद्धिज्म को क्या कर सकते हैं, एज अ सॉफ्ट पावर इंडिया क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है हमारी डिप्लोमेसी में। अभी लास्ट मंथ यहाँ पे अप्रैल 20 एंड 21 को न्यू दिल्ली में एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा, जिसका नाम क्या था, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो वेरियस हम देखेंगे, वेरियस जो ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी है इंक्लूडिंग दलाई लामा, और जो हमारे देखेंगे हमारी जो रिलेवेंस टीचिंग है, इस समिट में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बुद्धिस्ट की जो रिलेवेंस टीचिंग है उसका हम आज के वर्ल्ड में, मतलब कि आज के टाइम पे उसको कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, हम बुद्धिज्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, देखें, द समिट वाज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्रोजेक्ट एंड कनेक्ट विद द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज सॉफ्ट पावर। तो यहाँ पे क्या है, इस समिट के थ्रू हम यहाँ पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम एक अपॉर्चुनिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम जितनी भी यहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, बुद्धिस्ट कंट्री है, उनके साथ हम एक कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और इस तरीके से इंडिया क्या कर सकता है, अपना सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको स्ट्रेंथन कर सकता है। ओके, अगर हम देखें इस टाइम पे हमने यहाँ पे क्या किया था, इसी के चलते हमने बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट को भी प्रमोट किया था कि हम बुद्धिज्म, इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारी क्या है आपकी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बोध गया हो गया आपका, सारनाथ हो गया, खुशीनगर, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो समिट्स है उसको ऑर्गेनाइज करके जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट है उसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिया क्या करता है, थोड़ा लैक करता है। किस तरीके से, अब देखिए चाइना की बात करते हैं, अगर हम एशिया में देखें तो मेनली इंडिया एंड चाइना यहाँ पे बुद्धिस्ट जो कंट्रीज हैं, आपको वेरियस और कंट्रीज भी मिलेंगे, जैसे कि थाईलैंड हो गया, कंबोडिया गया, म्यांमार, श्रीलंका, आपको हर रीजन में यहाँ पर बुद्धिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट चाइना ने इसमें क्या किया, एक लीड रोल प्ले किया। जब ये कोल्ड वॉर का एरा था
तो उस टाइम पे चाइना ने क्या किया था, अपनी जो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी थी इसको यहाँ पर इसको एंगेज करके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मतलब कि बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का यूज करके यहाँ पे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पे एंगेज किया। इसी के चलते इसका चाइना को इस टाइम पे जो BRI प्रोजेक्ट है, रोड एंड जो BRI प्रोजेक्ट है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें यहाँ पे उन्होंने कंट्रीज को क्या किया, अपने कनेक्शन में लिया, उनके साथ एंगेज हुआ। ऐसा कह दिए देखिए कि आपका जो कल्चर है, देखिए किसी भी कंट्री के लिए उसकी कल्चर और उसकी हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने यहाँ पे चाइना ने कैसे एंगेज किया कि हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, हम भी एक बुद्धिस्ट कंट्री हैं और जो बुद्धिस्ट के यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हैं, और आप भी क्या करते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट जो कल्चर है, प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके आइडियाज है उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज की मतलब की कमी हमारे यहाँ नहीं हो सकती, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, चलिए एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी कैसे होगा, हमारा क्या आ जाता है, इसी के चलते हमारा जो BRI प्रोजेक्ट है, हम कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से चीजें, मतलब बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का यूज करके चाइना कंट्रीज के साथ, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ एंगेज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल की बात की, इस समिट में हमारा जो थीम था इस टाइम पर, तो जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, इस वॉर में हमने यहाँ पे ये कहा कि इंडिया हैज नॉट गिवन युद्ध टू द वर्ल्ड बट बुद्धा। यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने युद्ध नहीं दिया है, इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया है, बुद्ध दिया है। मतलब बुद्ध किसको डिनोट करता है, यहाँ पर पीस को डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे पीस एंड कॉपरेशन चाहते हैं वर्ल्ड के साथ, कि वर्ल्ड में यहाँ पे क्या हो, पीस हो, कॉपरेशन हो सबके साथ, हम यहाँ पे युद्ध नहीं चाहते हैं। ओके, अब देखिए इसका जो समिट था उसका थीम क्या था, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी ऑफ पैरेक्सिक्स। तो आपके लिए थीम यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देखिए चाइना ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी कंट्री के जो कल्चर होती है, हिस्ट्री होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि बुद्धिज्म में भी क्या है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बुद्धिज्म इश्यूज हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो जिस कंट्रीज के साथ हमारे बुद्धिज्म इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कि हम एक साथ आते हैं और जो हमारे इश्यूज है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। हमारी कल्चर क्या है, सेम है, और आपकी जो हिस्ट्री है वो भी क्या है, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक मतलब कि हिस्टोरिकल टाइज है एक दूसरे के बीच में। हम यहाँ पे बुद्धिज्म का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कंट्रीज के साथ अलायंस होने में, अलायंसेस को बनाने में, मतलब एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ इंगेज होने में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी डिप्लोमेसी है इसको यूज किया जा सकता है। ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ठीक है, जिसके तहत हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ बुद्धिस्ट साइट्स हैं उसको और ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे इतनी सारी बुद्धिस्ट साइट है, आप इसको क्या करिए, विजिट करिए। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीज यहाँ पे इंगेज होंगे इसमें और बुद्धिस्ट साइट को यहाँ पे विजिट करेंगे, तो टूरिज्म यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, जिससे ओवरऑल आपका जो इम्पैक्ट है, जब यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो इससे आपका जो इम्पैक्ट है किस पे पड़ेगा, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपका फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे क्या होगा, ग्रो करेगा। तो एक तरीके से हमें क्या करता है, ये इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड यहाँ पर करता है। तो देखिए जब हमारा जो कोई भी हिस्ट्री है, कल्चर यहाँ पे हमारी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ अटैच होता है, जैसे इंडिया के साथ हमने बात कर ली क्या कि हमारा जो क्या है यहाँ पर बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, और चाइना के साथ भी एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री के साथ उसकी हिस्ट्री और कल्चर अटैच होता है तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली जो पॉलिसी हम बनाते हैं किसी भी कंट्री को लेकर उसको एक लेजिटिमेट, मतलब कि एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है, एक लेजिटिमेसी मिलती है कि हाँ ये जो पर्सन है, ये जो नेशन है वो यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसको यहाँ पर क्या करेगा, ब्रीच नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, अगर इंडिया में हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में 140 या फिर 140 या फिर 190 तक की पूरी जो कंट्रीज है उसमें से हम देखते हैं क्या कि बहुत सारी जो 140 कंट्रीज हैं जो बुद्धिज्म को यहाँ पर मानती हैं। तो उनके साथ सोचिए आप 140 कंट्रीज के साथ क्या हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं थ्रू बुद्धिज्म। तो इसलिए हमारे लिए जो बुद्धिज्म है ये बहुत ज़्यादा, बुद्धिज्म डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए द करंट गवर्नमेंट्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फॉरेन पॉलिसी पंचमित्र प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग संस्कृति एवं सभ्यता। अब यहाँ पर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन अगर हम थीम देखें, प्रिंसिपल क्या है, हमारी पंचमृति प्रिंसिपल, जिसका क्या है, संस्कृति एवं सभ्यता। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कल्चरल और जो हमारे सिविलाइजेशन लिंक्स हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है।
इसमें हमने देखा था वेरियस 171 फॉरेन डेलीगेट्स इसमें इंक्लूड हुए थे, जैसे कि साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, ताइवान, अलॉन्ग विद 150 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या क्या इंक्लूड किया। अब जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे क्या है बुद्धिस्ट यहाँ पे साइट्स हैं, बट स्टिल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट को, बुद्धिस्ट टूरिस्ट को कौन अट्रैक्ट करता है, थाईलैंड एंड कंबोडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कर जरूरत है कि हम बुद्धिस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। इसके लिए यहाँ पर हमें वेरियस समिट को ऑर्गेनाइज करना होगा और उसके बारे में कि इंडिया में क्या कल्चर है बुद्धिज्म को लेकर, उसको यहाँ पे रिनोवेट करने की जरूरत है। अब देखिए चाइना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना ये बुद्धिज्म जो डिप्लोमेसी इसको यूज करके हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, इवन जो अदर कंट्रीज है, उनके साथ इंगेज होता है। चाइना यहाँ पे चाइना की जो सिनेमा है, चाइना का जो सिनेमा है उसमें वो बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मतलब कि हम एक जो फिल्म लिंक है उसको भी इस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि जो हमारा बॉलीवुड है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और जो हमारा बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि हमें चाइना में देखने को मिलता है कि चाइना विद इट्स इन्फ्लुएंस ओवर हॉलीवुड हैज़ कम्प्लीटली डोमिनेट द नैरेटिव्स अराउंड बुद्धिज्म थ्रू सिनेमा। यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, हॉलीवुड का यूज करके उसको इन्फ्लुएंस करके एक बुद्धिज्म जो थॉट है उसको यहाँ पे सिनेमा के थ्रू क्या कर रहा है, अपने आप को यहाँ पे बुद्धिज्म में यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है इस टाइम पे G20 के प्रेसिडेंट से इंडिया के पार्ट्स है, तो इंडिया क्या कर सकता है, इसमें प्रमोट कर सकता है बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को एज अ बिगर स्केल में। ठीक है, तो एज अ बुद्धा वॉज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ पीस, हिज टीचिंग ऑफ पीस एंड कॉपरेशन इन दीज टफ टाइम्स कैन बिकम अ गाइडिंग लाइट्स ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी ऑफ द वर्ल्ड स्टेज। तो यहाँ पे क्या है, बुद्धा जो थे उनको फर्स्ट डिप्लोमेट माना जाता है किसका, पीस का। उनकी जो टीचिंग है पीस का और कॉपरेशन को लेकर, तो उसको हमारा इस टाइम पे जो टफ टाइम चल रहा है वर्ल्ड में उसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इंडिया अपने आप को एज अ बड़ा डिप्लोमेट यहाँ पे सामने वर्ल्ड में ला सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द माओइस्ट आर स्टिल अ थ्रेट। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि जैसे हमने क्या देखा था कि 26 अप्रैल को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अटैक हुआ था। जो हमारे पुलिस पर्सनल थे, डीआरजी और जो सिविलियंस थे, ड्राइवर्स थे, वो जो इम्प्रोवाइज्ड IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था उसको यहाँ पे यूज़ किया गया। किसके थ्रू, यहाँ पे जो नक्सलाइट्स थे उनके थ्रू यूज़ किया गया, जिसके कारण यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो जवान थे उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ठीक है, वो शहीद हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम यहाँ पे इस रीज़न में देखते हैं कि इनका जो माओइस्ट होते हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी होती है कौन सी होती है, माओइस्ट होती है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इनका ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती है। अगर डेवलपमेंट भी उस रीजन में किया जा रहा है तो सिर्फ वो अपने फायदे के लिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो हमारी ट्राइबल पीपल हैं और जो हमारे मेन कंसर्न्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं सुना जाता। तो हमें गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना, पूरी तरीके से हटाना है। तो यहाँ पे बात किसकी की है, देखिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दो तरीके से होते हैं। एक हमने बात करी थी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट में होती हैं और गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना चाहती हैं। बट वो किसके थ्रू करती हैं, यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू होता है ना। हमारे पॉलिटिकल यहाँ पे इश्यूज होते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल लेवल पर क्या करती हैं, गवर्नमेंट को हटाने की बात होती है। और जो ये नक्सलाइट्स होते हैं, जो नक्सलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, एक तरीके से जो नक्सलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेरियस यहाँ पे वॉलेंट मेजर्स होते हैं, है ना, वॉलेंट मेजर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ब्लास्ट किया, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, नक्सलिज्म के कारण इस आर्टिकल में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि नक्सलिज्म जो ये बढ़ता है इसके कारण जो वॉयलेंस होता है, इससे यहाँ पर क्या होता है, जो मेनली यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है, नुकसान होता है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। सेकंड, यहाँ पे उस रीजन में क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे नक्सलिज्म होता है, इस तरीके की जो वॉयलेंस होता है, इसके कारण वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि देखिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट तो करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, डेवलपमेंट तो करती है, बट हम रीजन ये देते हैं कि इससे क्या होगा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होगा उसका ईजी मूवमेंट होगा। बट यहाँ पर ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं और जो लोग हैं जो नक्सलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, इसको रॉन्ग वे में ले लेते हैं। कैसे कि ये सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट के लिए किया जा रहा है, ये हमारे लिए नहीं हो रहा है। देखिए वो डेवलपमेंट को नहीं देख रहे हैं, वो उसके पीछे जो मोटिव है, इंटेंशन है, उस चीज़ को देखा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं लोगों के साथ जो इस चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। हम नेगोशिएशंस कर सकते हैं यहाँ पे कि आइए आपके क्या क्या यहाँ पे ग्रीवेंसेस हैं, हम उसको यहाँ पे एड्रेस करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे सुनते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और उनको जो हमारा मेन स्ट्रीम है उस पर यहाँ पर हम ला सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी रीजन में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है तो इससे क्या होता है, उस रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट इन द सेंस अगर वायलेंस होता तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डेवलपमेंट नहीं होता मतलब कि आपके यहाँ पे अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते, एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल यहाँ पे नहीं हो पाते, बन पाते हैं ना, कॉलेज बन पाते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल आपका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी एजुकेशन में पड़ता है, ठीक है, आपकी हेल्थ सर्विसेज में पड़ता है, आपके यहाँ हॉस्पिटल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का, रोड का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रोड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा मतलब कि अब कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से आपका क्या है, खत्म हो चुका है अदर रीजन के साथ। तो डेवलपमेंट किसी भी रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण हम यहाँ पे देखते हैं जो वॉयलेंस होता है तो वॉयलेंस के कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते और डेवलपमेंट नहीं कर पाते तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ना, आप देख रहे घूम फिर कर जो इम्पैक्ट है वो जो लोग हैं, जनता है, लोकल पीपल है, उनको ही फेस करना पड़ता है। ओके तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लेकर आने की जरूरत है। अब देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो हम अटैक्स देखने को ये मिलता है कब, जो एक रीज़न है, मतलब कि हम यहाँ पे जून से लेकर मतलब एवरी ईयर हम यहाँ पे फेब टू जून के बीच में क्या देखने को मिलता है, हमें ज़्यादा यहाँ पे अटैक देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखिए हमने यहाँ पे पता चल गया कि फेब से जून के बीच में कंटिन्यूस यहाँ पे ज़्यादा अटैक होते हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम जो अटैक्स होते हैं हम इस टाइम पर होते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, एक प्लान लेकर आ सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बना सकते हैं जिसके कारण हम क्या कर सकें, इन अटैक्स को यहाँ पर रोक सकें। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द लैक ऑफ अ ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया। अब देखिए, जैसे कि क्या होता, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या कर रही है, वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही। अब उस कंपनी को पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को यहाँ पे क्या करें, जैसे कि यहाँ पे XYZ है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस ड्रग की, ठीक है, बट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है उसको यहाँ पे पता है कि इस ड्रग में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। ओके तो इसको क्या करता है, यूएस में तो पॉलिसी है कि उसको क्या कर लिया जाता है, रिकॉल कर लिया जाता है, कि मतलब कि वापस बुला लिया जाता है कि आप मतलब उस पर्टिकुलर जो XYZ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, इसके लिए वहां पर यूएस में पर्टिकुलर लॉ है। बट इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिससे कि हम जो क्या कर सके, ड्रग्स को रिकॉल कर सकें, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जिसके हमें एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इससे कौन सफर करता है, सबसे ज्यादा इसमें जो पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन almost dying and suffering from adverse health event because substandard drug are not swiftly removed from the market। मार्केट में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसके कारण हमें इसके एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमारी हेल्थ पर। बट यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं, लोग इससे यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, बट इसको यहाँ पर रिकॉल करने की इंडिया में कोई भी पॉलिसी नहीं है। ये मुहिम हम देखते हैं 1976 से इसकी बात चल रही है कि यहाँ पर हम क्या लेकर आए, एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेकर आए कि जो भी हमारे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं उसको यहाँ पर मार्केट से रिकॉल किया जाए। जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी हमने डिमांड कर दी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बट वो ड्रग में हमें कुछ सब स्टैंडर्ड दिख रहा है, इसके कुछ एडवर्स इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं पीपल्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो उसको हम क्या करें, रिकॉल करें। तो देखिए, इन 1976 द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स अलॉन्ग विद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द नेशनल ड्रग रेगुलेटर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस द इशू ऑफ ड्रग रिकॉल्स। यहाँ पर 1976 में इन्होंने सिर्फ ये जो इशू था ड्रग रिकॉल करने को, इसको डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1989 में, 1996 में, 1998 में, 2004, 2007, 2011, 16 एंड 18, इवन 19, यहाँ तक भी क्या हुए, हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती रही, बट यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें कोई भी रिकॉल का जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे अमेंड नहीं किया गया, ठीक है। हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो उसमें यहाँ पे जो रिकॉल का मैकेनिज्म है, मैंडेटरी रिकॉल मैकेनिज्म, इसको यहाँ पे क्या किया गया, अमेंड नहीं किया गया। अब यहाँ पे रिकॉल क्यों नहीं किया जा रहा, इसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं। पहला क्या कि इसमें जो पूरा हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं, द फर्स्ट इज दैट ड्रग रेगुलेशन सेक्शन ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज नॉट अप टू टास्क और टैकलिंग कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेटरी इश्यूज। यहाँ पे जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर जो भी ड्रग को टैकल करने का, जो ड्रग रेगुलेटर का जो इशू है उसको यहाँ पे टैकल ना करना चाहती हूँ। पहला इशू तो ये बता दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताया कि इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। इंडिया का जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। सेंटर में अलग कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशन है ड्रग को रेगुलेट करने के लिए, और अपने स्टेट में हर स्टेट के अपने अलग अलग यहाँ पे ड्रग रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या, जो इतनी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन वन स्टेट कैन सीमलेसली क्रॉस बॉर्डर टू बी सोल्ड इन ऑल स्टेट अराउंड द कंट्री। तो यहाँ पर किसी एक स्टेट में क्या होता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है और दूसरे स्टेट में इसको क्या किया जाता है,
इसको सोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ड्रग को रेगुलेट करने का एक जो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। थर्ड पॉसिबल फैक्टर इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया ड्रग रेगुलेटर आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैंडेटरी ड्रग रिकॉल सिस्टम विच नेसेसरली हैज टू बी सेंटर्ड on a system of wide publicity will bring public attention of the state affairs in India pharmaceutical company। यहाँ पर अगर हम ड्रग को रिकॉल करते हैं तो इससे क्या होगा, जो पब्लिसिटी उस चीज की ज्यादा बनेगी, मतलब कि यहाँ पे पब्लिक का जो अटेंशन है वो सीख करेगा, जिसके कारण हमारा जो इम्पैक्ट है किसमें पड़ सकता है, जो हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, इंडस्ट्री है, उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स है इसका जो सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट है हमें बच्चों में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ड्रग रेगुलेटर लाने की जरूरत है। इंडिया में एट प्रेजेंट कोई भी आपका ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ड्रग को रिकॉल करे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर द रेगुलेशंस टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एड्स। अब यहाँ पे जो फूड एड्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उसमें हमें कई बार मिसलीड किया जाता है, तो उसके लिए हम कैसे उसको कर्टेल कर सकते हैं, क्या हमारे लिए इंडिया में कुछ रेगुलेशंस हैं या नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे एड्स होते हैं, फूड आइटम्स के एड्स होते हैं, उसमें बात की जाती है किसकी, ये पूरा हमारा नेचुरल है, ये प्योर है। ठीक है, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं ये हम पूरा यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो फूड आइटम है वो कैसा है, ओरिजिनल है। तो कई बार क्या किया जाता है, इतने ज्यादा यहाँ पर चीजों को वो किया कर दिया जाता है, क्लेम किया जाता है चीजों को। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे आइटम में क्या है, विटामिन डी है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें क्या है, विटामिन डी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि आप ये प्रूव करिए कि आपके आइटम में, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे विटामिन डी है। अब उन्होंने फिर से इसमें एडिंग ऐसे कर दी कि जो हमारा ये विटामिन डी इस प्रोडक्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी जो थकान है वो यहाँ पर क्या होगी, दूर होगी, आपका जो स्टेमिना होगा वो इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को क्या किया जाता है, ऐड में इंक्लूड किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जैसे आप ये खाइए तो इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना यहाँ पे इंप्रूव होगा, आपको थकान नहीं होगी, इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन B12 है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो क्लेम करते हैं, तो इस तरीके के क्लेम्स ना करें, और अगर इस तरीके के क्लेम्स वो करते हैं तो उसको यहाँ पे सब्सटेंशियल लिटरेचर से और जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो यहाँ पे प्रूफ्स हैं उसको यहाँ पे सामने लेकर आए, ताकि क्या कर सके, जो मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं उसको यहाँ पे प्रूव किया जाए। ठीक है, तो इसमें बात की जाए जैसे कि नेचुरल और फ्रेश की बात की जाती है। नेचुरल हम कब कहते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा जो फूड आइटम है वो सिंगल फूड आइटम से डिराइव हो, मतलब कि जो जिस नेचुरल रिसोर्सेज से उसको ड्राइव किया गया वो सिंगल फूड आइटम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वीट कर रहे हैं, ठीक है, वीट है तो इससे यहाँ पे बनने वाला जो हम यहाँ पे वीट से हमने रोटी बनाई, हम जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि रोटी है। अब रोटी क्या है, सिर्फ वीट एक ही नेचुरल आइटम, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा क्या किया, इसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ इसमें थोड़ी सी हमने प्रोसेसिंग करी कि हमने उसको क्या किया, उसको आटे को पहले जो वीट है उसका पाउडर बनाया, उसको यहाँ पे सिर्फ वीट को फिर गूदा और उसके यहाँ पे उसकी रोटी बना दी। तो इसमें सिर्फ वीट एक ही सिंगल आइटम है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्योर हो गया, मतलब कि एक तरीके से नेचुरल हो गया। फ्रेश की बात करते हैं, फ्रेश में हमारे होते हैं कंपोसाइट फूड्स होते हैं, जिसमें हम प्लांट्स जो होते हैं उसका जो कुछ पार्ट होता है उसमें मिक्सचर किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे ऐसा कह देते हैं कि इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिक्स है। तो जो भी चीजें आप यहाँ पर कर रहे हैं उसमें आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर चीज में, उस फूड आइटम में यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, अगर हम फसाई की बात करते हैं तो देखिए फसाई क्या यूज करता है, फसाई यूजेस द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018। इसको यहाँ पे यूज करके जो फूड रिलेटेड वो आइटम्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी regulation cover food good product services. Further, the program and advertising code prescribed under the cable television network rules 1994 stipulate the advertisement must not imply the products have। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट्स है उसी चीज को यहाँ पे क्लेम किया जाए, फालतू की जो चीजें हैं जिससे यहाँ पे लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मतलब हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है कि हम क्या कर सकें, जो फूड एड्स है वो हमें मिसलीड करते हैं तो उसको हम कर्टेल कर सके। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की जरूरत है, रूल्स की जरूरत है, एक लॉ की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सके, ये जो मिसलीडिंग फूड एड्स है उसको यहाँ पर रोक सके, उसको कर्टेल कर सके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए 5 more चीतास टू बी रिलीज इनटू वाइल्ड एट कूनो। अब यहाँ पे हमने देखा था कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, आप ये कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, हम बात करते हैं चीता की, तो चीता 1952 में इंडिया से क्या हो चुके थे, एक्सटेंट हो चुके थे। मतलब हमने 1952 में ये घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि चीता इंडिया से क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, आपका चीता प्रोजेक्ट आता है,
यहाँ पे हम चीता को क्या करते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमने वेरियस कंट्रीज से अफ्रीका, मेनली हमने यहाँ पे अफ्रीका से जो चीता है उनको यहाँ पे बुलवाया है। तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता चलता है किसके अंडर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCE के अंदर ये प्रोग्राम हमारा नोडल बॉडी प्रोजेक्ट चीता आता है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, नामीबिया से कितने 8 चीतास को यहाँ पे बुलवाया था और साउथ अफ्रीका से हमने टोटल 20 चीतास को यहाँ पे बुलवाया था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब 12 चीतास को, उसमें से हमने देखा था 2 चीतास की यहाँ पे क्या हो चुकी, डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो 5 मोर चीतास है उनको यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज शी जिनपिंग टू होस्ट 5 फर्स्ट मीटिंग विद द ऑल सेंट्रल एशिया लीडर्स। यहाँ पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, 2 डेज के यहाँ पे समिट को होस्ट करने जा रहे हैं, किसके साथ, जितने भी यहाँ पे हमारे सेंट्रल एशियन नेशंस हैं उनके यहाँ पे लीडर्स के साथ। तो इस मीटिंग का नाम क्या है, समिट का चाइना सेंट्रल एशिया समिट। ये कब होगी, मई 18 एंड 19 को, जिसमें चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बात की है। इसमें हम देखेंगे जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके जो लीडर्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि इस मीटिंग में यहाँ पे क्या करेंगे, इस मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करेंगे। तो देखिए, द समिट इज the historic city of Xi'an on the ancient Silk Road is the first of its kind since the establishment of formal relations 31st year ago following the fall of Soviet Union। यहाँ पर जैसे कि जब सोवियत यूनियन यहाँ पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हुआ था, सोवियत यूनियन यहाँ पे फॉल हुआ था, उसके बाद जितने भी ये छोटे छोटे यहाँ पे सेंट्रल एशिया के जो नेशंस है यहाँ पे ये बनते हैं, तो इनके साथ यहाँ पर हम 31 साल पहले जो हमारे रिलेशन है उसको रीएस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है कि हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनके साथ एक नया जो फॉर्मल रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करेंगे। तो चाइना एक तरीके से क्या कर रहा है, जो इतना सेंट्रल एशिया जो लीडर्स हैं उनके साथ यहाँ पे मीटिंग होगी, समिट होगी, और उनके साथ जो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने रिलेशन है उसको मजबूत करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे रशिया का भी इन्फ्लुएंस है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक क्या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह ये हमारे सामने आएगा। अब फर्दर इसमें क्या होता है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF आपको यहाँ पर एडुवर्स न्यूज एनालिसिस टेलीग्राम चैनल में आप सर्च कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।